हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हो रहा है, तो 28 दिसंबर का जो टेक्नीशियन का पेपर हुआ फर्स्ट के समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, साथ ही साथ उन प्रश्नों का एनालिसिस करते हुए चलेंगे और उन प्रश्नों का आंसर तो देखेंगे ही, साथ ही साथ जिनका जो आंसर होगा डिटेल में, उस डिटेल में आंसर को भी देखते हुए चलेंगे। तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था, आसमान के नीले रंग का मुख्य कारण क्या है। क्वेश्चन था, आसमान के नीले रंग का मुख्य कारण क्या है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो ऑप्शन के हिसाब से प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाएगा। तो आसमान के नीले रंग का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो नीला रंग जो होता है वायुमंडल में उपस्थित गैसों के धूलकण, ठीक है, धूलकण इत्यादि द्वारा ज़्यादा परिवर्तित या बिखर जाता है। ठीक, नीला रंग जो होता है वहीं पे क्या हो जाता है, बिखर जाता है और बहुत देर तक वायुमंडल में बना रहता है। इसी बिखरे हुए नीले रंग के कारण आसमान का रंग हमको कैसा दिखाई पड़ता है, तो नीला दिखाई पड़ता है। आगे जो प्रश्न पूछा गया था कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने 21 से 31 जुलाई 2024 तक किस योजना की शुरुआत की है। देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है, ठीक है ना, 2-3 शिफ्ट में तो रिपीट कर ही दिया है। कभी उद्देश्य पूछ लिया है, कभी संस्कृति किस मंत्रालय के द्वारा पूछा गया। तो ये प्रोजेक्ट पारी हो जाएगा। प्रोजेक्ट कौन सा, पारी, किस मंत्रालय के द्वारा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। कब, 21 से 31 जुलाई 2024 को। ठीक, प्रोजेक्ट पारी क्या है, तो भारत की सार्वजनिक कला। ठीक है, तो भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने विश्व धरोहर समिति की बैठक के 46वें, किसका बैठक हुआ है, विश्व धरोहर समिति का बैठक, 46वां सत्र था, अवसर पर प्रोजेक्ट पारी, भारत का सार्वजनिक कला की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट पारी का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को ऊपर उठाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। साथ ही हमारी राष्ट्रीय राजधानी की समृद्धि, ऐतिहासिक विरासत में भी भव्यता जोड़ना है। आगे जो अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है। ऑप्शन के हिसाब से तो अमरबेल था, वैसे परजीवी पौधा का एग्जाम्पल है अमरबेल, डोडर, रेफ्लेसिया, ऑस्ट्रेलियाई क्रिसमस ट्री, अर्नोल्डी। इसके अलावा परजीवी पौधा कहते किसको हैं, परजीवी पौधा आखिर में किसे कहा जाता है, तो ऐसा पौधा होता है जो अपना कुछ या सभी पोषण संबंधित आवश्यकताएं, जो पौधा का पोषण संबंधी आवश्यकताएं होते हैं वो दूसरे जीवित पौधे से प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, परजीवी पौधा। और परजीवी पौधा का कुछ उदाहरण देखें तो अमरबेल, डोडल, रेफ्लेसिया, ऑस्ट्रेलियाई क्रिसमस ट्री, अर्नोल्डी है। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था, संक्रमणकारी रोग कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमणकारी रोग है। ठीक है, संक्रमणकारी रोग कौन सा है, तो संक्रमणकारी रोग के अंतर्गत आता है छोटी माता, चेचक, हैजा, डेंगू ज्वर, सुजाक, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, टाइफाइड और इन्फ्लुएंजा। ये सारी जो बीमारियां हैं ये सब संक्रमणकारी रोग हैं। ऑप्शन के हिसाब से जो था वो चेचक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में था चेचक। और बाकी संक्रमण रोग कहते किसको हैं, तो रोगजनित कारकों, रोगाणुओं जैसे वायरस, जीवाणु, कवक, प्रोटोजुआ वगैरह से होने वाले विकार होते हैं। ये रोग एक शरीर से दूसरे शरीर में फैल सकते हैं। ठीक है, इसमें से संक्रमण रोग कुछ कौन है, तो पहले देख ही चुके, छोटी माता, चेचक हो गया, हैजा, डेंगू ज्वर, सुजाक, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा। ये सभी क्या है, संक्रमणकारी, मतलब जो छुआछूत से जो बीमारी फैलता है उसको संक्रामक रोग कहते हैं। छुआछूत से एक दूसरे, छुआछूत मतलब एक दूसरे को छूने से, वो छूताछूत आपका स्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 वाला नहीं। ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे जो प्रश्न था, प्रकाश की चाल निम्नलिखित माध्यमों में से कहाँ पे अधिकतम होती है। जो प्रकाश की चाल होती है वो किस माध्यम में अधिकतम होता है, ठोस द्रव या फिर गैस में, तो निर्वात में होता है। प्रकाश का चाल जो होता है सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो निर्वात में। निर्वात के बाद किस में होता है, तो निर्वात के बाद वायु में होता है, उसके बाद द्रव में होता है और उसके बाद ठोस में होता है। तो सबसे ज़्यादा किस में, निर्वात में, उसके बाद वायु, उसके बाद द्रव एवं उसके बाद ठोस में होता है।
इस प्रकार से ध्वनि की चाल ठोस में अधिकतम हो जाएगा। अच्छा नहीं, ये तो हो गया लाइट का चाल, प्रकाश का पूछ रहा था। प्रकाश का अधिकतम किस में? निर्वात में। वहीं ध्वनि का चाल अधिकतम होता है ठोस में। ध्वनि का चाल अधिकतम किस में होता है? ठोस में। जबकि गैसों में होता है क्या? तो न्यूनतम होता है। आपको लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार लाइक करिए दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, जिससे कि आने वाले समय में भी जो क्वेश्चन आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पर पहुँच सके। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन कोलाइडर का विशेषता नहीं है? कोलाइड का विशेषता नहीं है पूछा गया था। तो अगर हम जान लें कोलाइड का कौन कौन सा गुण है, कौन कौन सा विशेषता है, इसके अलावा जो भी पॉइंट आ जाएगा उसका विशेषता नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में कि कोलाइड जो होता है एक बिस्मांगी मिश्रण है। ठीक, कोलाइड के कणों का आकार जो होता है बहुत छोटा होता है और इसके कण का आकार 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। ठीक, इसके अलावा कोलाइड कण जो होता है टिंडल प्रभार को दर्शाता है। इसका मतलब है कि यह प्रकाश की किरण को बिखेरता है और खुद से होकर अपना रास्ता दिखाता है। आगे, कुछ समय तक बिना छेड़े रहने पर वे स्थिर नहीं होते। इसका मतलब है कि कोलाइडल घोल काफ़ी स्थिर होते हैं। इन्हें निस्पंदन प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, इन्हें अपकेंद्रन द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, और कोलाइड कण को अपकेंद्रन द्वारा अलग करेंगे। और कोलाइड कण कौन सा गति दर्शाते हैं? तो ब्राउनी गति दर्शाते हैं। कोलाइड कण कौन सी गति हो गया? तो ब्राउनी गति हो गया। आगे जो प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत था? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें से एक युग्म था जिसमें दिया हुआ था कि द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ये युग्म गलत है, क्योंकि द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? बाष्पीकरण कहलाता है। ठीक ना। ऊर्ध्वपातन किसको कहेंगे? ऊर्ध्वपातन कहेगा ठोस से सीधा किस में चेंज हो जाएगा? गैस में। इसे ही ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन कहा जाता है। और किसी द्रव को ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो द्रव जब ठोस में बदलता है तो हिमीकरण, द्रव जब गैस में बदलता है तो बाष्पीकरण। ठीक है, ठोस डायरेक्ट गैस में बदलता है तो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन होता है। आगे था, निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन कौन करता है? तो इसमें सही आंसर जो था हाइड्रा था। निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो हाइड्रा। आगे क्वेश्चन था, बिस्मांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा है? तो बिस्मांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण तो आपको एकदम सिंपल सा पता है। होता क्या है कि मिश्रण में जब अवयवों का अनुपात अलग अलग हो और इसके प्रत्येक भाग के गुण एक समान ना हो, उसे बिस्मांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है ना। जैसे अब क्या कर लीजिए, रेत मिला दीजिए और पानी मिला दीजिए तो रेत अलग ही दिखेगा आपको, पानी अलग ही दिखेगा, बिस्मांगी मिश्रण है। जब शरबत देखते होंगे, चीनी और पानी मिला देते होंगे तो क्या होता है? उसका अनुपात एकदम सेम सेम हो जाता है और उसके किसी भी भाग से निकाल करके देख लीजिए, उसका गुण क्या हो जाएगा? एक समान हो जाएगा। तो समांगी में क्या हो जाएगा? गुण एक समान, अनुपात समान समान। लेकिन वही बिस्मांगी में क्या हो जाएगा? बिस्मांगी में हो जाता है अनुपात भी अलग अलग हो जाता है और उसका गुण भी एक समान नहीं होता है। आगे जो प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने अनुवांशिक पीढ़ी में लिंग का निर्धारण नहीं कर सकते हैं? तो केचुआ और घोंघा जो है वो अपने अनुवांशिक पीढ़ी में लिंग का निर्धारण नहीं कर सकता है। आगे प्रश्न था, मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने पदक जीती हैं? मनु भाकर जो हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने पदक जीते हैं? तो 2 पदक जीते हैं। ठीक है, देखते हैं। मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता। ठीक है, उन्होंने कांस्य पदक जीता और ओलंपिक शूटिंग पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इसके साथ ही सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित टीम, मिश्रित में थी सरबजोत सिंह एक साइड, दूसरे साइड में मनु भाकर, और वो 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने के बाद उन्होंने ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय बनकर इतिहास रचा। एक तो अपना इनको इंडिविजुअल हो गया, ठीक है, कांस्य पदक जीता था, और दूसरा मिश्रित सरबजोत सिंह के साथ मिलकर के 10 मीटर एयर पिस्टल में ही उन्होंने कांस्य पदक जीता। आगे प्रश्न था कि गर्मियों में लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल क्यों छिड़कते हैं? तो छतों को ठंडा करने के लिए हम गर्मी में जब छत पे सोने जाते हैं तो पानी छिड़क देते हैं पहले, ठीक है, उस नीचे का हीट क्या होता है, बाष्पीकृत होकर के बाहर निकल जाता है। तो गर्मियों में लोग छत या फर्श पर पानी इसलिए छिड़कते हैं क्योंकि पानी बाष्पित होता है, जिसके लिए ऊष्मा फर्श तथा छत से लेता है और वे ठंडे हो जाते हैं। अतः फर्श एवं छतों को ठंडा रखने के लिए गर्मियों में इन पर पानी छिड़कते हैं। आगे जो प्रश्न पूछा गया था कि कोशिका का कौन सा भाग जो जीवन के अंदर आने नहीं देता है, ठीक है, कोशिका का कौन सा भाग है जो किसी भी चीज़ को अंदर आने नहीं देता है, ठीक, तो कोशिका में होता है कोशिका झिल्ली, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका में जो कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन होता है,
ठीक है, जिसे हम लोग प्लाज्मा झिल्ली के भी नाम से जाते हैं। यह चीज़ों को अंदर आने नहीं देता है, ना ही बाहर जाने देता है। ठीक, तो कोशिका में कौन सा भाग हो जो चीज़ों को अंदर आने नहीं देता है, अंदर आने भी नहीं देता और बाहर आने भी नहीं देता है? कौन हो गया? कोशिका झिल्ली, या जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन पूछा था, वायु में फैले धूल के कणों को दिखाई देना कौन सी घटना का कारण है? जो हम वायु में देखते होंगे, थोड़ा बहुत खिड़की विड़की रहता होगा, उससे दिखता होगा धूलकण वगैरह दिखता है जब लाइट आता है तो। ठीक, वो कौन सा प्रभाव कहलाता है? तो टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव है? तो टिंडल प्रभाव। वायु में फैले धूल के कणों को दिखाई देना टिंडल प्रभाव की वजह से होता है। यह घटना तब होती है जब प्रकाश की किरणें धूल के कणों से टकरा करके परिकिरणित होती है। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था वो मायोपिया या निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? मायोपिया या निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और वहीं हाइपरमेट्रोपिया में किसका प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है जो अलग होकर अपनी एक नई संरचना का निर्माण करता है? एक कोशिकीय जीव कौन सा है जो अलग हो जाने के बाद अपना एक नई संरचना का निर्माण करता है? इसका आंसर हो जाएगा खमीर, या इंग्लिश में जिसे हम ईस्ट के नाम से जानते हैं, खमीर। खमीर एक कोशिकीय जीव है। खमीर किस प्रकार का जीव है? बहुकोशिकीय नहीं है बल्कि एक कोशिकीय है। खमीर या ईस्ट एक कोशिकीय जीव है जो मुकुलन के जरिए अलग होकर अपनी एक नई संरचना का निर्माण करते हैं। जो मुकुलन प्रक्रिया के द्वारा अलग होकर के एक नई संरचना का निर्माण करते हैं। एक कोशिकीय जीव का कुछ उदाहरण देख सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों का उदाहरण कौन कौन सा है, जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया है, इसके अलावा प्रोटोजोआ है, कोलेरा है, स्पिरुलिना है, पैरामीशियम है, युगलिना है और नोस्टॉक है। ये सब किसका एग्जाम्पल है? तो एक कोशिकीय जीवों का है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का आपको उदाहरण बताना था, तो कोयले का जलना जो है वो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब संयोजन अभिक्रिया होता क्या है? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। और कोयले का जलना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया है। वह बिंदु जहां द्रव ठोस में बदलता है क्या कहलाता है? अच्छा जी, वही पुराना क्वेश्चन है, पहले रिपीट हो रहा है क्वेश्चन कि वह बिंदु जहां द्रव ठोस में बदल जाता है क्या कहलाता है? तो हिमीकरण या फिर फ्रीजिंग पॉइंट। द्रव से किस में चेंज हो रहा है? ठोस में हो रहा है, तो क्या कहला गया? हिमीकरण। ये द्रव किस में चेंज हो जाता है? गैस में, तो ये कहलाता है बाष्पीकरण। और यही ठोस सीधा किस में चेंज हो जाता है? गैस में, तो ये कहलाता है उर्ध्वपातन। आगे देखेंगे, किसी वस्तु का नीचे गिरना, किसी वस्तु का नीचे गिरना किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण का कारण होता है। तो आप सभी को पता, न्यूटन महोदय सेव के पेड़ के नीचे सोए थे और ऊपर से सेव गिरा, इसके बाद न्यूटन के द्वारा न्यूटन गति का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम खोज दिया गया। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? ठीक, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो परमाणु के नाभिक के केंद्र और इसे घेरने वाले इलेक्ट्रॉन के सीमा के बीच की दूरी ही परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो परमाणु त्रिज्या क्या है? नाभिक के केंद्र और इसे घेरने वाले इलेक्ट्रॉन के सीमा के बीच की दूरी क्या है? तो नाभिक का केंद्र। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और इसका मानक परमाणु भार 1.008 है। और इसका अगर परमाणु त्रिज्या की बात किया जाए तो 53 पिकोमीटर है, 53 पिकोमीटर है। पीएम का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर नहीं है, पिकोमीटर। ठीक, कितना है? तो पिकोमीटर 53 है। तो हाइड्रोजन का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 53 पिकोमीटर। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का आकार या त्रिज्या का रेंज 10 के पावर -12 मीटर है, या फिर 10 के पावर, जिस प्रकार से ऑप्शन होगा तो 10 के पावर -12 हो जाएगा, या 53 पिकोमीटर जनरली ये ऑप्शन में होता है, 10 के पावर -12। नेक्स्ट है कि प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत पूछ रहा है। ठीक है, विषम अभाज्य संख्या, सम नहीं पूछ रहा है, इसलिए हम 2 को शामिल नहीं करेंगे। ठीक, तो 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 कितना हो जाएगा जोड़ करके? 158 हो जाएगा। 158 संख्या में हुआ है ऐड करने के बाद, लेकिन 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो औसत के लिए क्या कर देंगे? जितना संख्या होता है उस भाग देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 हो जाएगा। तो इसका औसत 15.8 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो आगे अगर देखा जाए 1 से लेकर के 10 तक में
कुल आभास संख्याएं कितना है तो 4 है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 और 7 है। 1 से लेकर के 50 तक कुल कितना आभास संख्या है तो 15 है। वहीं 1 से लेकर के 100 तक कुल आभास संख्याओं की संख्या कितना है तो 25 हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन था कि जब कोई व्यक्ति नाव के किनारे कूदता है, जब कोई व्यक्ति नाव से क्या कर रहा है, कूद रहा है, किनारे की ओर कूद गया, तो नाव पीछे की ओर हटने लगती है, या किस नियम का उदाहरण है, यह बताना है। किस नियम का उदाहरण है तो न्यूटन गति के तीसरे नियम का उदाहरण है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रक्रिया होती है। आगे गया तो पीछे की ओर धक्का दिया, ठीक है ना। न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। इस नियम के मुताबिक हर क्रिया के लिए एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आगे जो क्वेश्चन था, यदि 7 12 21 बटा x है ना, तो x का मान पूछ रहा है, क्या हो जाएगा तो 21 गुने 12 अपॉन 7 हो जाएगा, 7 या 21, x का मान कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। कितना इसका सही आंसर हो जाएगा तो 36 हो जाएगा। आगे था कि एक ऐसा पौधा, एक ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी टहनी से नया पौधा उपजाया जा सकता है। ऑप्शन में था गुलाब, चीकू, अमरबेल, एक और ऑप्शन में था, ठीक है। हमारे पास 3 ही ऑप्शन आ पाया है, तो कौन सा हो जाएगा, गुलाब हो जाएगा। गुलाब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तो गुलाब। आप लोग भी गुलाब का टहनी लगा करके घर में या गमले में रोपे होंगे तो देखे होंगे, हो जाता होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा था स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। वहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ था 5 दिया हुआ था, और भूमि की सतह से ऊंचाई दिया हुआ था 8 दिया हुआ था। तो आपको पता है कि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh होता है, और m का मान दिया हुआ है 5, तो m का मान दिया हुआ है 5 है। g को मान हम लोग 9 मान सकते हैं या 10 मान सकते हैं, ठीक है। और h दिया हुआ हाइट कितना है 8 है। तो Pe इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा 5 गुने 10 गुने 8, 10 पचे 50, 50 8 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा इसके पास 400, आंसर सही हो जाएगा। आगे था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से संबंधित एक प्रश्न। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको पता है पहले 10 लाख का था, अब कितना बढ़ा करके कर दिया गया लोन की सीमा, तो 20 लाख हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होता, 20 लाख रुपए कर दी गई है। यह सीमा 24 अक्टूबर 2024 से लागू की गई है। इसके पहले PMM22 के तहत लोन की सीमा कितना था तो 10 लाख था। इसके अलावा जो है साल 2024 की सतत विकास रिपोर्ट, ठीक है, सतत विकास रिपोर्ट के बारे में भारत का स्थान कौन सा था ये पूछा था, 109वां हो जाएगा। स्कोर भारत का 63.99 है, लेकिन ये रैंक पूछा गया था तो रैंक कितना हो जाएगा 109वां। अगला प्रश्न था कि जाइलम, जाइलम क्या करता है, जल ले जाता है सीधा सा, जाइलम का कार्य पूछा गया था, ठीक है। तो पौधे की यांत्रिक सहायता देता है एवं जल को तने के द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है। जाइलम जा से हो गया जल, जड़ से क्या हो गया पत्ती तक पहुंचाना, जल का काम हो, जल को जड़ से लेकर के पत्ती तक पहुंचा देता है कौन तो जाइलम पहुंचाता है। इस प्रकार से हमने जो भी क्वेश्चन पूछा गया था 28 दिसंबर का टेक्नीशियन का फर्स्ट शिफ्ट का, उन प्रश्नों को देखा, ठीक है। जैसे ही सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म होता है और हमारे पास प्रश्न पूछता है तो आपका भी आंसर, आप लोग क्वेश्चन आंसर के साथ ही डिस्कशन कराया जाएगा। चलिए आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करते हुए चलिएगा, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए पुनः मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू GKGS जोन। GKGS जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं जो 20 दिसंबर को टेक्नीशियन का पेपर हुआ है, उसमें जो सेकंड शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के साथ में, और इसमें दिया गया आंसर 100% करेक्ट है। साथ ही साथ उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को भी बताया जा रहा है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में या आने वाले शिफ्ट में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। तो चलिए वीडियो को देखते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। त्वरण का एसआई मात्रक पूछ रहा है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा, ठीक है। तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक। और त्वरण कहते हैं किसको, त्वरण को किससे डिनोट किया जाता है, ऐसे एसिलरेशन कहते हैं, इंग्लिश में इसे एसिलेशन कहते हैं। और त्वरण होता क्या है, तो समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को, समय के साथ वेग में होने वाले परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है तो त्वरण या फिर एसिलरेशन कहते हैं। और जो निगेटिव त्वरण होता है उसे हिंदी में मंदन कहते हैं और इंग्लिश में इसे रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे।
आगे है जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना कौन से नंबर के, कितने नंबर के सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं? तो ये 91 नंबर के, 51वें नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? तो 51वें नंबर के हैं। और आपको पता है कि डी.वाई जो चंद्रचूड़ थे वो 50वें नंबर के थे। माननीय जो डी.वाई चंद्रचूड़ हैं वो 50वें नंबर के अपने सीजीआई हैं, जबकि 91वें नंबर के कौन है? तो संजीव खन्ना। आगे है, आगे जो प्रश्न पूछा गया है कि साल 2023 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पंजाब ने किस टीम को हरा करके खिताब जीता था? तो यह खिताब जीता है बड़ोदरा को हरा करके। जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है वो किसने जीता है? तो पंजाब ने जीता है। और किसे हराया? तो बड़ोदरा को। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है कि 8वां भारत जल सप्ताह 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? जो 8वां भारत जल सप्ताह है उसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। और इससे संबंधित कुछ पॉइंट को जान लेंगे कि 8वां जो भारत जल सप्ताह 2024 का आयोजन किसने किया था? तो ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और 8वां भारत जल सप्ताह का विषय क्या है? जो 8वां भारत जल सप्ताह है उसका विषय है समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। जो 8वां जल सप्ताह है उसका विषय क्या है? तो समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है 2024 का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड किस नंबर का था, किस क्रम का था? 2024 में जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड की घोषणा हुई है वो किस नंबर का था? अब तक कितने मतलब हो चुके हैं? 69 हो चुके थे। इस पर वाला कितना नंबर का है? 17th है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 नवंबर 2024 को कहाँ से देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है? तो इसरो के द्वारा एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया है, यह लेह लद्दाख से लॉन्च किया गया है। अगला जो प्रश्न है, कार्बन की वह संपत्ति जिसके कारण, कार्बन की वह संपत्ति गुण यहाँ पे कर देते, कार्बन का वह गुण जिसके कारण वह अन्य यौगिकों के साथ बंधन बनाने में सक्षम होता है उसे कहा जाता है सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। ठीक है, कार्बन का गुण क्या होता है? तो सहसंयोजक बंधन बनाने का। चूंकि कार्बन के बाहरी कोश में हमें पता है 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यह अन्य परमाणुओं के साथ 4 सहसंयोजक बंधन बनाता है। अगला प्रश्न है कि आयोडीन, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, आयोडीन थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है और वह ग्रंथि जो थायरोक्सिन जारी करता है, थायरोक्सिन रिलीज करता है, वह कौन सा ग्रंथि है जो थायरोक्सिन रिलीज करता है? तो ये हो जाएगा आपका थायराइड ग्रंथि। कौन सा हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि। अगला देख रहे होंगे बार बार हर शिफ्ट में W=Fs इक्वेशन पूछा ही जा रहा है कि कार्य बराबर क्या होता है? तो बल इंटू डिस्प्लेसमेंट विस्थापन होता है, जहाँ पे W क्या हो गया? वर्क है, F क्या है? तो फोर्स है, और S क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? नहीं पाई जाती, यहाँ पे होना चाहिए था निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में, या तो प्रश्न नहीं पाई जाती है या तो फिर ऑप्शन चेंज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में था गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर या फिर सिल्वर। तो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। ठीक, तो आपका जो है सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया और सिल्वर, ये सब क्या है? कम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, इसलिए ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जबकि कॉपर जो है अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। सही आंसर कॉपर हो जाएगा। तो सोना, प्लेटिनम, चांदी सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए प्रकृति में क्या होता है? मुक्त अवस्था में पाया जाता है, चूंकि इससे रिएक्शन करता नहीं है। आगे है, वह धातु जिसे विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। ठीक है, वह धातु जिसे विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। तो वैद्युत धातुकर्मीय विधि का उपयोग उच्च विद्युत धनात्मक सक्रिय धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि के निष्कर्षण में किया जाता है। ठीक है, विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, तो उच्च विद्युत धनात्मक सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। इसमें से जो ऑप्शन रहा होगा वो ऑप्शन सही है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। आगे देखें कुछ पॉइंट को, इन पॉइंट से भी एक प्रश्न था कि द्विलिंगी पुष्पों को पूर्ण पुष्प भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया, अगर
पूर्ण पुष्प किसे कहते हैं? तो द्विलिंगी पुष्पों को। इसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं उसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं, यानी पुंकेसर और स्त्रीकेसर। द्विलिंगी पुष्प स्वयं परागन करते हैं। वहीं एक लिंगी पुष्पों में या तो पुंकेसर या स्त्रीकेसर होता है, लेकिन दोनों ही नहीं होते हैं। पपीता एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। पपीते में नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर होते हैं, इसलिए पपीता के पेड़ में देखते होंगे फूल तो सब में आ रहा है लेकिन सब में फल नहीं उगता है। आगे देखेंगे द्विलिंगो पुष्पों का उदाहरण क्या हो गया। द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण टमाटर, बैगन, गुलाब, सरसों, गुलहड़, लिली और सूरजमुखी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देख किसी वस्तु को द्रव्यमान 4 गुना कर दिया जाए। ठीक है, उसका द्रव्यमान कितना कर दिया जा रहा है? 4 गुना कर दिया जाए, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हमें पता है F इक्वल टू क्या होता है? Gm1 m2 अपॉन r² होता है, जहाँ m1 पहले वस्तु का m2 दूसरे वस्तु का द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान 4 गुना कर दिया जाए तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको लग रहा होगा मेहनत किया गया है, क्वेश्चन वही पूछा गया था जो बता रहे हैं, ठीक ना, जो डिस्कशन किया जा रहा है, तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। आगे जो प्रश्न था कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो आप सभी को पता है 7 होता है, और विलयन का जो पीएच मान होता है 0 से लेकर के 14 तक होता है। 7 है तो उदासीन हो जाएगा, 0 से लेकर के 7 तक है तो अम्लीय हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर हो जाएगा, और वहीं 7 से लेकर के 14 तक है तो 7 से ज़्यादा है तो ये आपका क्षारीय प्रवृत्ति का हो जाएगा। पीएच स्केल में 0 से 14 तक, ठीक, पीएच 7 वाला क्या हो जाएगा? उदासीन। 7 से ज़्यादा होने पे क्षारीय हो जाएगा, और 7 से कम होने पे क्या हो जाएगा? तो अम्लीय हो जाएगा। आप देख रहे होंगे हर शिफ्ट में अम्लीय क्षारीय से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है सिर से विभज्योतक उत्तक पौधे की जड़ों और तनों की क्या बढ़ने में मदद करता है? ठीक है, तो ऑप्शन में था मोटाई, गोलाई, चौड़ाई या फिर लंबाई। तो शीर्ष विभज्योतक उत्तक जो है ये पौधों की लंबाई बढ़ने में मदद करता है। किसको बढ़ने में मदद करता है? तो पौधे की लंबाई बढ़ने में मदद करता है। यह ऑक्सिन नामक हार्मोन पैदा करता है जो पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है। आगे क्वेश्चन है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जो कॉपर ऑक्साइड है Cu है, ठीक है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो आप देख सकते हैं समीकरण यहाँ दिया हुआ है, CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड, और साथ ही साथ जल बनाता है। तो आंसर हो जाएगा कॉपर क्लोराइड एवं पानी बनाता है। ठीक, आगे कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि कॉपर ऑक्साइड एक धातु ऑक्साइड है, और प्रकृति में किस प्रकृति का है? तो क्षारीय है, यानी इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 से ज़्यादा हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रबल अम्ल है। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया से क्या बन रहा था? तो कॉपर क्लोराइड और पानी बन रहा था। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है। और कॉपर क्लोराइड घुलनशील होता है और नीले हरे रंग का होता है। किस कलर का होता है? तो नीले हरे रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था कि अमीबा में द्विविभाजन बाइनरी फिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कुछ पॉइंट देख लेते हैं इसमें। अमीबा में द्विविभाजन के जरिए अलैंगिक प्रजनन होता है। कैसा प्रजनन होता है? तो अलैंगिक प्रजनन। और अमीबा में द्विविभाजन के दौरान कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है और दो समान संतति कोशिका बनाता है। इसके अलावा अमीबा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा अपने आकार को बदल सकता है। अमीबा में कोशिका की गति सीडोपोडिया के जरिए होती है। किसके जरिए? तो सीडोपोडिया के जरिए होता है। अमीबा में कोई निश्चित आकार नहीं होता। अमीबा में कोई निश्चित आकार नहीं होता है, और अमीबा में गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अभाज्य संख्या 61 से लेकर के 100 तक दूसरी सबसे छोटी, ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? तो 61 से लेकर के 100 तक में कौन कौन सा अभाज्य संख्या है? 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97 है। इसमें दूसरी सबसे छोटी बोला रहा है। सबसे छोटा तो ये हो गया। दूसरा सबसे छोटा कौन सा हो गया? तो 67 हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी, पहला सबसे बड़ा तो 97 हो गया, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो
89। इस प्रकार सही आंसर 67 एवं 89 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन कायिक प्रबंधन में शामिल नहीं होता है? इनमें से कौन कायिक प्रबंधन में शामिल नहीं होता है? ठीक, तो देखते हैं कि जब किसी पौधे के कायिक या वर्धी भागों में जैसे जड़, तना या पत्ती से नया पौधा बनता है तो इसे क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं, और यह अलैंगिक प्रजनन का एक तरीका है। कायिक प्रवर्धन के कुछ उदाहरण हैं, आलू के कंद की कलिकाओं से नए पौधों का जन्म और अदरक के प्रकंद की कलिकाओं से नए पौधों का जन्म। ठीक, गेंद को ऊपर की ओर फेंकते समय निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहता है? ठीक, जब गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहता है? तो त्वरण जो होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो स्थिर रहता है। ठीक है, कुछ पॉइंट है। 3 कक्षीय, आप पिछली शिफ्ट में पूछा गया था, 3 कक्षीय हृदय अधिकांश उभयचरों और सरीसृपों में पाया जाता है। एक्सेप्शन में कौन सा है? मगरमच्छ। आगे था कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से क्या बनता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से क्या बनता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। आगे, पुरुष प्रजनन अंग कौन सा भाग सही है? ठीक है, पुरुष प्रजनन अंग का कौन सा भाग सही है? तो आपको पता है प्राथमिक पुरुष प्रजनन अंग क्या है? तो वृषण है, जो कि 2 अंडाकार अंग है जो शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है। ठीक, यांत्रिक ऊर्जा का एक भाग है। यांत्रिक ऊर्जा को आपको पता है मुख्यतः 2 भाग होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। एल्किन का उदाहरण कौन सा है? तो एल्किन के बारे में आपको पता है CnH2n होता है। एल्किन क्या होता है? CnH2n होता है। और एल्केन क्या होता है? तो एल्केन होता है CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है। एल्किन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें एक या अधिक द्विबंध होते हैं। एल्किन्स का सामान्य सूत्र CnH2n है और एग्जाम्पल है इथाइलिन C2H4। आगे है, सोलेनॉइड में करंट बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है? अगर सोलेनॉइड में करंट बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है? तो सोलेनॉइड में जब करंट बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है? बढ़ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। यदि प्रकाश की एक आपतित किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर के गुजरती है तो क्या होगा? प्रकाश का एक किरण है, आपतित किरण है, अवतल दर्पण के फोकस से होकर के गुजरती है तो क्या होगा? दर्पण की सतह से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होता है। मुख्य अक्ष के समानांतर क्या हो जाएगा? तो परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो 28 तारीख का जो पेपर हुआ था, 28 दिसंबर का पेपर था सेकेंड शिफ्ट का, तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी प्रश्नों को अच्छे से हम लोगों ने डिस्कशन किया है। पुनः मिलते हैं आप लोग के समझ 28 दिसंबर का जो थर्ड शिफ्ट का पेपर है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को एक बार आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए जो 28 दिसंबर का टेक्नीशियन का पेपर हुआ थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, तो इसी थर्ड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों के साथ में हम आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो हम जो प्रश्न पूछा गया उसको आंसर देखेंगे, साथ ही साथ इससे संबंधित जो भी और भी पॉइंट बनता है उन सभी पॉइंटों को भी समझते हुए चलेंगे। चलिए, आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करते हुए चलिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया था आज का शिफ्ट में, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो CO होता है, आप सभी को पता है कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या है? CO। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया वो प्रश्न है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पर किस प्रकार की ज्वाला प्राप्त होती है? तो यह ज्वाला जो होता है पीली कालिख जैसी ज्वाला प्राप्त होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पर पीली कालिख जैसी ज्वाला प्राप्त होती है। जबकि संतृप्त यौगिक को हवा में जलाने पर नीली ज्वाला प्राप्त होती है। इसे गैर कालिख ज्वाला भी कहते हैं। अगला जो प्रश्न आज के शिफ्ट में पूछा गया था वो प्रश्न था कि आवर्धन ऋणात्मक हो तो
वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। जब आवर्धन क्या हो तो ऋणात्मक हो तो केवल उत्तल दर्पण में ही नकारात्मक आवर्धन उत्पन्न होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में नकारात्मक आवर्धन उत्पन्न होता है। आवर्धन धनात्मक होने पर निर्मित प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। सीधा और आभासी होगा जब आवर्धन धनात्मक होगा उससे निर्मित प्रतिबिंब। राजस्थान में 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें मिली थी? तो कांग्रेस को कुल 8 सीटें मिली थी। कितना सीटें? तो 8। जबकि इसके सहयोगी दल को टोटल 3 सीटें मिली थी, तो 11 भी कर सकते हैं। अब ऑप्शन के हिसाब से देखना था क्या सही है। अगर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बात किया जाए तो 8 हो जाएगा, ठीक है। जबकि यूपीए या फिर महागठबंधन जिसको बोल सकते हैं, महागठबंधन को टोटल कितनी सीटें मिली है? तो इसकी सहयोगी पार्टियों को 3 मिला है। इसके अलावा जो टोटल 24 सीटें 24 एमपी के लिए 2024 में इलेक्शन हुआ था, उसमें 14 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाया था, बीजेपी ने जीता था। जबकि 11 सीट पर कांग्रेस और सहयोगी दलों के प्रत्याशी विजय रहे, जिसमें 8 सीट पर कांग्रेस और 3 सहयोगी दलों के उम्मीदवार ने बाजी मारी है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर बस कंडक्टर ने 30 सालों में 3 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाए। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मारिमुत्थु योगनाथन, ठीक है। ये एक बस कंडक्टर है जो 30 साल में 3 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं, मारिमुत्थु योगनाथन, ठीक है। और इन्हें आमतौर पे भारत का वृक्ष पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो भारत के वृक्ष पुरुष कौन है? तो मारिमुत्थु योगनाथन। आगे देखेंगे दर्पण का सूत्र। प्रश्न पूछा था दर्पण का सूत्र क्या होगा? दर्पण का सूत्र 1/f=1/u+1/v होता है, ठीक है। दर्पण का सूत्र वही लेंस का सूत्र होता है 1/f=1/v-1/u। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा था, ठीक है। वीडियो को आप लोग लाइक करते हुए चलेंगे, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न था कोशिका के किस भाग में ग्लूकोज पायरुवेट में परिवर्तित हो जाता है? कोशिका के किस भाग में जो ग्लूकोज है ये पायरुवेट में परिवर्तित हो जाता है? तो कोशिका द्रव्य में किस भाग में? कोशिका के कोशिका द्रव्य वाले भाग में क्या होता है? तो ग्लूकोज पायरुवेट में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज क्या होता है? पायरुवेट में टूटता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जब पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी देता है, ठीक है। कोशिका के किस भाग में ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है? वही है। अगला है बजट 2024-25 में कितनी प्रमुख प्राथमिकताएं हैं? ठीक है, बजट 2024-25 में प्राथमिकताएं की बात किया जाए तो टोटल 9 था। टोटल कितना था? 9 प्राथमिकताएं था। आगे था 2024 के भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बनाए गए हैं? तो हमारे भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम के जो कोच बने हैं वो गौतम गंभीर हैं, ठीक है। ये 25वें हेड कोच है। इससे पहले कौन थे? तो राहुल द्रविड़ थे। गंभीर से पहले कौन थे? तो राहुल द्रविड़। इस प्रकार से ने राहुल द्रविड़ का जगह ले लिया कौन? तो गौतम गंभीर ने। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था कि नील्स बोर के परमाणु मॉडल में कक्षाओं को दर्शाने के लिए किन अक्षरों का इस्तेमाल किया गया है? तो नील्स बोर ने परमाणु मॉडल दिया है, उसमें किन अक्षरों का प्रयोग किया गया है? तो KLMN जैसे अक्षरों का इस्तेमाल किया गया। के किया गया पहली कक्षा के लिए, एल दूसरी कक्षा के लिए, तीसरे कक्षा के लिए एम और चौथी कक्षा के लिए एन। पहली कक्षा के लिए के, दूसरी कक्षा के लिए एल हो जाएगा, तीसरी कक्षा के लिए एम और चौथी कक्षा के लिए एन हो जाएगा। इसके अलावा कुछ पॉइंट को देखते हुए चलेंगे कि बोर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? तो नाभिक के चारों ओर निश्चित पथों पर घूमते हैं। इन्हें कक्षा या शेल कहते हैं और इन कक्षाओं को अस्थिर कक्षा भी कहा जाता है। और नाभिक से दूर स्थित इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा ऊर्जा होती है, ठीक है। और बोर के परमाणु मंडल को रदरफोर्ड बोर मॉडल के भी नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न था भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट पारी। देखिए प्रोजेक्ट पारी बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था इससे संबंधित प्रश्न। पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया लॉन्च किया है, ठीक है। किस मंत्रालय ने? तो संस्कृति मंत्रालय ने। कब किया? तो 46वीं विश्व धरोहर समिति के बैठक हेतु परियोजना पारी जो है प्रोजेक्ट पारी शुभारंभ हुआ है।
मीथेन में ऑक्सीजन से क्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन में ऑक्सीजन क्रिया करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है? तो मीथेन के साथ ऑक्सीजन क्या बना लेता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है, जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प बनता है। मीथेन को जलाने की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प के साथ बहुत ज़्यादा गर्मी भी पैदा होती है। मीथेन की जलने की प्रतिक्रिया का संतुलित समीकरण आगे दिया हुआ है। ठीक है, CH4 ऑक्सीजन मिल गया 2O2, इसके बाद क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी जलवाष्प बना दिया। जब सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2 की प्रतिक्रिया होती है तो उत्पाद क्या बनता है? ठीक है, जब Na2SO4 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड BaCl2 को अभिक्रिया कराया जाता है तो NaCl सोडियम क्लोराइड, इसके अलावा बेरियम सल्फेट बनता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनता है, जो कि दिए गए समीकरण में भी दिख रहा है। अगला था क्वेश्चन कि कोयला जलाने पर कौन सी जहरीली गैस निकलती है? जब हम कोयला जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? तो शुद्ध धातुओं में टंगस्टन की तन्यता का ताकत ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है? सोने से भी ज़्यादा तन्य होता है। कौन? टंगस्टन। नेक्स्ट देखेंगे, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो उत्पाद क्या बनता है? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और पानी बनता है। तब क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट और पानी। आप देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड से। बना क्या? कैल्शियम कार्बोनेट और जल बना लिया। इस अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट और सफ़ेद अपक्षेप, कैल्शियम कार्बोनेट एक सफ़ेद अपक्षेप के रूप में बनता है जो कि दुधिया दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न जो था, माँ के शरीर में भ्रूण का पोषण किसके जरिए मिलता है? तो माँ के शरीर से बच्चा जो होता है, गर्भावस्था में बच्चा होता है, भ्रूण जो होता है, ठीक है, उसको किसके जरिए भोजन मिलता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा। प्लेसेंटा नामक एक विशेष ऊतक होता है, उसी के जरिए माँ के शरीर में पल रहा भ्रूण को पोषक मिलता है। अगला प्रश्न है कि जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा? तो जब हम ऊपर की ओर फेंकी हुई वस्तु का त्वरण जब नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु के त्वरण के बराबर होता है। ठीक है, जब ऊपर की ओर फेंके हैं नीचे गिरता हुआ वस्तु के त्वरण के बराबर होगा, लेकिन कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है। आगे है, यदि समानांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ा जाए, यदि समानांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ा जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सामान्य प्रतिरोध से कम प्राप्त होगा। समानांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सामान्य प्रतिरोध से कम प्राप्त होगा। प्रतिरोध के समानांतर संयोजन में चालक का प्रभावी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे प्रतिरोध कम हो जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी पिंड का लंबवत विस्थापित किया जाए तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर किसी पिंड को लंबवत ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर उसका वेग शून्य हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पिंड वापस नीचे आएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि निषेचन के पश्चात बीजांड किस में परिवर्तित होता है? तो निषेचन के पश्चात जो बीजांड है ये बीज में परिवर्तित होता है। किस में परिवर्तित होता है? तो बीज में परिवर्तित होता है। आप लोग वीडियो के बाद लाइक करते हुए चलेंगे। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे है, मेरुरज्जु और मस्तिष्क मिलकर कौन सी तंत्रिका तंत्र बनाती है? तो मेरुरज्जु और मस्तिष्क मिलकर के बनाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS के नाम से जानते हैं। मेरुरज्जु और मस्तिष्क मिलकर के कौन सा तंत्रिका तंत्र तो हो जाएगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। छठा वार्षिक भारत कोयला सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? छठा वार्षिक भारत कोयला सम्मेलन है 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह सम्मेलन 20 से 22 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली के होटल ली मेरिडियन, कहाँ पे? तो ली मेरिडियन में आयोजित किया जाएगा, आयोजित किया गया। ठीक है, आगे कुछ पॉइंट था कि केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में देखे थे कि केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जबकि
प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में इसमें झिल्ली से घिरा केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से ज़्यादा गुणसूत्र होता है और ये कोशिकाएं बहुकोशिकीय होती है। इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में लाइसोसोम एवं पेरोक्सिसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में देखेंगे, इसमें केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक गुणसूत्र होता है। कोशिकाएं कैसा होता है तो एक कोशिकीय होती है। और कैरियोटिक कोशिकाओं में लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम नहीं होता है, ठीक है। ये हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में देख लिए। आगे जो प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोलाइड के बारे में गलत है। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोलाइड के बारे में गलत है। तो गलत कथन है कि दूध जो है कोलाइडल विलयन नहीं है। दूध वास्तव में क्या होता है तो कोलाइडल विलयन है, ठीक है। और ये तो प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, इसलिए यह गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न था, अगर किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ केंद्र की ओर मुड़ा है तो वह कौन सा दर्पण होगा तो अवतल दर्पण। अगर गोलीय दर्पण उसका परावर्तक पृष्ठ किधर मुड़ा हुआ है तो केंद्र की ओर मुड़ा है तो कैसा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। वही अंदर की ओर मुड़ा होता तो उत्तल दर्पण। अंदर की ओर मुड़ा होता तो परावर्तक पृष्ठ, अंदर की ओर मुड़ा होता तो उत्तल दर्पण। आगे क्वेश्चन है, फल का निर्माण किससे होता है। फल का निर्माण पूछा गया है, फल का निर्माण किससे होता है तो फूल के स्त्री जनन कोष यानी अंडाशय से बनता है, ठीक है। फल का निर्माण किससे होता है, फूल के जो स्त्री जनन कोष है यानी अंडाशय से बनता है। निषेचन की प्रक्रिया के बाद अंडाशय किस में बदल जाता है तो फल में बदल जाता है, ठीक है। कुछ पॉइंट था जी के बारे में कि जी के बारे में, ध्रुव में अधिकतम भूमध्य रेखा में न्यूनतम होता है, ध्रुव में न्यूनतम भूमध्य रेखा में अधिकतम होता है, या पृथ्वी में अधिकतम एवं भूमध्य रेखा में न्यूनतम होता है। तो हम सभी पता है कि पृथ्वी का जी का मान कहाँ हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिकतम हो जाएगा। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, जबकि भूमध्य रेखा पर क्या हो जाएगा, न्यूनतम होता है, ठीक। जीवों की उत्पत्ति के लिए क्या जरूरी है तो प्रजनन जरूरी है। जीवों की उत्पत्ति किससे होती है, प्रजनन के द्वारा, रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। आगे था सही कथन का चुनाव करें, ठीक है। तो सही कथन इसमें से था बायोडिग्रेडेबल और गैर बायोडिग्रेडेबल दो घटक हैं और सूखे कचरे और गिरे कचरे को अलग रखा जाना चाहिए। ये क्या था, सही कथन था। न्यूटन की गति का दूसरा नियम आप सभी को पता है, न्यूटन गति का दूसरा नियम, ठीक है। कि किसी वस्तु पर लगने वाला शुद्ध बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। वस्तु पर लगने वाला शुद्ध बल जो बल होता है किसके गुणनफल के बराबर होता है तो द्रव्यमान यानी मास और त्वरण एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ठीक ना। इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है, F इक्वलिटी एम हो जाएगा। यहाँ से हमको बल का परिभाषा मिल गया न्यूटन गति के दूसरे नियम से। आगे है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2000, कुछ पॉइंट ये भी पूछा गया था कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 नई दिल्ली में 17 दिसंबर को संपन्न हुआ, जिसमें हरियाणा ने 40 स्वर्ण, 39 रजत, 26 कांस्य सहित कुल 105 पदक हासिल करके उद्घाटन खिताब जीता है, ठीक है। और आगे जो मैथ में क्वेश्चन था कि 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है तो 17 होगा, ठीक। जोड़ करके देख सकते हैं 1 से लेकर के 10 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या है तो 4 है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7, 3 2 5 5 10 और 7 17। 1 से लेकर के 10 तक कुल अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 17। इस प्रकार से हमने 28 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट का भी प्रश्नों का आंसर देख लिया। आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। पुनः मिलते हैं कल के प्रश्नों के साथ में, क्योंकि 29 दिसंबर को भी 3 शिफ्ट में पेपर होगा, ठीक है। 29 और 30 दो डेट का रह गया, ठीक है ना। 2 दिन और एग्जाम होना टेक्नीशियन का, 29 तारीख को होगा और 30 तारीख को होगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।